Hello students, my name is Atisha Jhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एमई 301 का यूनिट नंबर 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम का 7th पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने वेपर कंप्रेशन सिस्टम की साइकिल, डेविएशंस और इफेक्ट ऑफ सबकूलिंग, सुपर हीटिंग और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना रखा है, जो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपको जीपीसी डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में, मैकेनिकल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे एमई 301 के। आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ वेरिंग कंडेंसिंग एंड सक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन COP, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि यदि हम कंडेंसिंग और सक्शन टेम्परेचर या फिर कंडेंसिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर को यदि चेंज किया जाए तो उससे निष्पादन गुणांक यानी कि COP में क्या चेंजेस आते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय जिसे कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को इफेक्ट करने वाले जो वेरियस फैक्टर्स हैं उसमें से फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर यानी कि चूषण दाब का प्रभाव। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है उसमें कंप्रेशन के कारण रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये है इसकी एक्चुअल साइकिल और 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश ये है इसकी मूल साइकिल जो कि है ड्यू टू इट्स सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो यदि इसका सक्शन प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, सक्शन प्रेशर होता है यहाँ पर एट द पॉइंट 1, ठीक है, जब ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में जब प्रवेश करता है उससे पहले यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं सक्शन प्रेशर। तो यदि इसका सक्शन प्रेशर कम कर दिया गया इसका सक्शन प्रेशर कम कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे इसका सक्शन प्रेशर PS, इसे PS से कर दिया PS डैश, ठीक है। तो ये जो पॉइंट 1 है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 1 डैश के यहाँ पर, ठीक है। तो यदि इसका सक्शन प्रेशर कम होने के कारण इसका जो पॉइंट है वो 1 से 1 डैश हो गया, फिर यहाँ से इसका यहाँ पर से इसका कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पे कंप्रेसर में गया और ये यहाँ पर सेम प्रेशर जो कि यहाँ पर था, ठीक है, हाई प्रेशर पर जाकर यहाँ पे कंप्रेस हो गया। लेकिन अब इसकी जो एंथैल्पी है वो H2 से बढ़कर H2 डैश हो गई। उसी प्रकार इसकी जो एंथैल्पी थी पहले H1 वो कम हो गई और वो हो गई H1 डैश। तो H1 एंथैल्पी कम होकर हो गई H1 डैश और H2 एंथैल्पी बढ़ गई, वो हो गई है H2 डैश। बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं आया, H4 और H4 डैश इक्वल है, ठीक है, जो बराबर है HF3 के। तो इधर कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस आया यहाँ पे इसके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में, जैसे कि हमें पता है इवापोरेटर में रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था H1 माइनस H4, अब ये हो गया H1 डैश माइनस H4 डैश, ठीक है। चूंकि H4 डैश और H4 बराबर है तो H1 माइनस H4 से ये हो गया H1 डैश माइनस H4, ठीक है। तो H1 माइनस H4 ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक, H1 डैश माइनस H4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो कम हो गया, ठीक है, इतना इतना ये कम हो गया, ठीक है। तो इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो H1 माइनस H4 से H1 माइनस H4 डैश तक कम हो गया, ठीक है। फिर है इसका सक्शन प्रेशर कम होने के कारण कंप्रेशन के लिए जो आवश्यक काम जो था, ठीक है, जो वर्क डन है जो हमें मिलता है थ्रू कंप्रेसर, पहले था ये
H2 माइनस H1, ठीक है। तो जो नेट वर्क डन था वो था H2 माइनस H1, ठीक है, इतना। चूंकि सक्शन प्रेशर कम हो गया तो अब ये हो गया H2 डैश माइनस H1 डैश, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसका वर्क डन है वो भी बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया और वर्क डन बढ़ गया, ठीक है। तो हमें COP का फॉर्मूला पता है, COP इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया और वर्क डन बढ़ गया, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो ओवरऑल COP है वो कम हो गई, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रकरण में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कि जो प्रशीतन क्षमता है वो घट जाती है, ठीक है, और इसका संपीड़न का काम बढ़ जाता है। इस कारण क्या होता है, इसकी जो लागत है वो भी ज्यादा हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया, सक्शन प्रेशर कम होने के कारण प्रशीतन प्रभाव यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होकर H1 माइनस H4 से H1 डैश माइनस H4 डैश हो जाता है। सक्शन प्रेशर कम होने से संपीड़न के लिए आवश्यक कार्य का मान बढ़कर H2 माइनस H1 से H डैश माइनस H1 डैश हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रशीतन निकाय का निष्पादन गुणांक जो कि COP वो कम हो जाता है तथा प्रक्रम में प्रशीतन प्रभाव तथा प्रशीतन क्षमता घट जाती है तथा चूषण दाब कम होने से संपीड़न का कार्य भी बढ़ जाता है, जिसकी फलस्वरूप प्रशीतन लागत भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर होता है जब कंप्रेसर से जब निकलता है रेफ्रिजरेंट, तब उसका जो प्रेशर होता है वो होता है डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आपको साइकिल में जो ये 1 2 3 4 जो साइकिल दिख रही है ये है इसकी एक्चुअल साइकिल, ठीक है। और 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश ये है इसकी साइकिल while आफ्टर इंक्रीजिंग द डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने सक्शन प्रेशर को कम करके देखा, अब हम डिस्चार्ज प्रेशर को ज़्यादा करके देख रहे हैं। तो अब हम ये मानते हैं कि जो कंप्रेसर पर ये 0.2 पर रेफ्रिजरेंट लीव कर रहा था, अब ये 0.2 पर लीव नहीं करके 2 डैश पर लीव कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो हो गया है अब PD डैश। पहले इसका डिस्चार्ज प्रेशर था PD, तो इसका डिस्चार्ज प्रेशर PD से बढ़कर हो गया है PD डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.2 डैश पर आकर इसका कंप्रेशन हुआ, उसके बाद ये कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर में एट कांस्टेंट प्रेशर इसका कंडेंसेशन होता है, तो हमें यहाँ पे एक न्यू पॉइंट मिल गया 3 डैश, ठीक है। उसके बाद एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर इसका एक्सपेंशन होता है, तो कांस्टेंट एंथैल्पी पर जब एक्सपेंशन हुआ तो हमें यहाँ पर न्यू पॉइंट मिल गया 4 डैश, ठीक है। अब हम इसकी COP देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले क्या था, H1 माइनस H4, अब हो गया H1 माइनस H4 डैश, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया। वर्क डन देखते हैं, वर्क डन था H2 माइनस H1, अब हो गया H2 डैश माइनस H1, ठीक है। तो वर्क डन भी बढ़ गया, ठीक है। तो विसर्जन दाब बढ़ने के कारण यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ने के कारण कंप्रेसर द्वारा कंप्रेशन के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा बढ़कर H2 माइनस H1 से H2 डैश माइनस H1 हो जाती है और प्रशीतन इकाई का जो प्रशीतन प्रभाव है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो कम होकर H1 माइनस H4 से H1 माइनस H4 डैश हो जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया और वर्क डन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और COP का फॉर्मूला आता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। तो प्रशीतन प्रभाव कम हो गया और किया गया कार्य बढ़ गया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो निष्पादन गुणांक है वो कम हो जाता है, ठीक है। अर्थात डिस्चार्ज प्रेशर में वृद्धि का प्रभाव सक्शन प्रेशर में कमी के समान ही होता है, लेकिन उच्च संघनन तापमान के लिए चूषण दाब में कमी तथा विसर्जन दाब में वृद्धि के कारण
निकाय का प्रशीतन प्रभाव और निष्पादन गुणांक कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा सक्शन प्रेशर को कम करने से और डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाने से सीओपी कम होती है। नेक्स्ट है सक्शन टेम्परेचर और कंडेंसेशन टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो सीओपी है वो सक्शन टेम्परेचर और कंडेंसेशन टेम्परेचर दोनों के कारण इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल का सीओपी का फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल की सीओपी का फॉर्मूला है COP is equals to T1 divided by T1 minus T2। ठीक है, तो यहाँ पे T1 जो होता है वो होता है सक्शन टेम्परेचर और T2 होता है इसका कंडेंसेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है T1 और T2 पर। ठीक है, T1 और T2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, T1 है सक्शन टेम्परेचर, T2 है कंडेंसेशन टेम्परेचर। यदि सक्शन टेम्परेचर का मान बढ़ गया, ठीक है, अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो सीओपी है, ओवरऑल जो सीओपी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो T1 के बढ़ने से सीओपी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि T2 कम हो गया, ठीक है, T2 कम हो गया, T2 कम हो गया तो T1 माइनस T2 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब माना कि पहले T1 था 100 और T2 था 50। ठीक है, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया, 50। अगर T2 कम हो गया, माना कि हो गया 50 से हो गया 40, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। ठीक है, तो पहले T1 माइनस T2 आया था 50 और अब T1 माइनस T2 हो गया 60। तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल सीओपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से T1 के बढ़ने से सीओपी बढ़ जाती है, T2 के कम होने से, ठीक है, T2 कम हो गया तो T1 माइनस T2 बढ़ गया और उससे सीओपी भी कम हो गई। ठीक है, अगर T2 बढ़ जाता है इस जगह, ठीक है, यानी 50 की जगह अगर ये 60 हो जाता तो ये हो जाता 100 माइनस 16, कितना आ जाता 40। तो नीचे वाली वैल्यू कम हो गई, 50 से कितनी हो गई 40। ठीक है, ये 40 हो गई तो उस वजह से क्या हो जाता है, सीओपी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और सीओपी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे जैसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बढ़ती है सीओपी बढ़ती जाती है और उसी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वाष्पन तापमान जो कि है T2, ठीक है, वो बढ़ता है तो सीओपी भी बढ़ती है। ठीक है, सॉरी, वाष्पन तापमान यानी कि सक्शन टेम्परेचर। ठीक है, तो सक्शन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो सीओपी बढ़ती है। ठीक है, सक्शन टेम्परेचर या फिर इवापोरेटिव टेम्परेचर या फिर वाष्पन तापमान जो कि है T1। ठीक है, तो T1 के बढ़ने से सीओपी भी बढ़ रही है और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बढ़ रहा है। इसके विपरीत यदि संघनन तापमान जो कि है T2, ठीक है, यानी कि कंडेंसेटिंग टेम्परेचर, ठीक है, यदि वो बढ़ेगा, अगर कंडेंसेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी सीओपी भी कम होगी और इसका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो T1 के बढ़ने के कारण सीओपी और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ता है और T2 के बढ़ने के कारण सीओपी और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम होता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े मेथड्स इफेक्ट्स ऑफ सक्शन प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर। इनसे सीओपी पर होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स है उसकी आज हमने स्टडी करी है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।